What's up everyone? Welcome back to the channel. Business Studies क्लास 11 हम लोग स्टार्ट करेंगे फॉर टर्म 2 और अगले 3 से 4 दिन में हम लोग अपना बिजनेस स्टडीज पूरा खत्म कर देंगे। ऐसे ही 3 से 4 दिन में इकोनॉमिक्स, 3 से 4 दिन में अकाउंट्स और आपका सिलेबस 15 दिन के अंदर अंदर खत्म हो जाएगा। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग बिजनेस स्टडीज सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस के साथ। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जिंदगी में काम आने वाला चैप्टर है और फिर चीजों को आगे बढ़ाते हैं। लेट्स बिगिन। गाइस, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस में 2 पार्ट्स में पढ़ाऊंगा आप लोगों को। आज हम लोग सोर्सेस की बात नहीं करेंगे, आज हम कुछ बेसिक्स की बात करेंगे। उसके बाद अगली वीडियो में मैं सारे सोर्सेस पढ़ा दूंगा। 2 पार्ट्स में आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम लोग, स्टार्टिंग होती है इस चैप्टर की बिजनेस फाइनेंस के साथ कि बेसिकली फाइनेंस क्या होता है। फाइनेंस देखो, एक आम आदमी समझता है बस पैसे की बात कर रहा हूं, बट फाइनेंस की बहुत सारी अलग अलग स्पेशलिटी होती है। पैसा एक बिजनेस में अलग अलग तरीके से यूज होता है। आपको अगर बिजनेस बड़ा करना है तो अलग अलग तरीके से आपको पैसे का इस्तेमाल करना पड़ता है, राइट। तो फाइनेंस में सबसे पहले डेफिनेशन क्या होगी कि हर बिजनेस में क्या होता है, प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का। एवरी बिजनेस इज कंसर्न्ड विद प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन। सो फॉर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द बिजनेस अच्छे से चलाने के लिए उसको पैसा चाहिए, मनी चाहिए। उसी मनी को हम लोग बिजनेस फाइनेंस बोलते हैं। और बिजनेस फाइनेंस को क्या बोलते हैं? लाइफ ब्लड ऑफ एवरी बिजनेस। हर बिजनेस का ब्लड, जैसे ह्यूमंस का ब्लड होता है ना, वैसे बिजनेस का ब्लड होता है फाइनेंस, राइट। अब कितने प्रकार के फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स होते हैं? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंस रिक्वायरमेंट्स या फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स? तो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है फिक्स्ड कैपिटल रिक्वायरमेंट, एक होता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। कौन कौन से होंगे? फिक्स्ड और वर्किंग। फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कौन सा होता है? देखो, फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है, इसमें कुछ चीजें याद रखना, कुछ पैरामीटर्स याद रखना। सबसे पहले ये वो पैसा होता है जो बिजनेस को सेटअप करने में, बिजनेस के इनिशियल फेज में लगता है कि अगर मुझे कोई दुकान खोलनी है, कोई फैक्ट्री लगानी है, तो सबसे पहले क्या चाहिए? जमीन चाहिए, लैंड चाहिए। उस पर जो पैसा लगेगा फिक्स कैपिटल। पहली चीज बिजनेस को शुरू करने में, बिजनेस को स्टार्ट करने में। नंबर 2, इससे आप एसेट्स खरीदते हो। लैंड खरीदा, कोई मशीन खरीदा, कोई ट्रैक्टर खरीदा, अगर मैं फार्मर हूं तो ये सब फिक्स कैपिटल है। लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए होगा, छोटे समय के लिए नहीं, लंबे समय के लिए। जैसे जमीन खरीद रहे हो तो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा, ट्रैक्टर खरीद रहे हो, मशीन खरीद रहे हो, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। तो फिक्स कैपिटल जो होता है वो आपका लंबे समय के लिए बिजनेस में लगा रहता है। अब आ जाता हूं वर्किंग पे। वर्किंग क्या होगा? पहली बात, शुरू में नहीं, जब तक बिजनेस चलता रहेगा ये पैसे की जरूरत पड़ती रहेगी। जब तक बिजनेस चलता रहेगा, बिजली का बिल हर महीने देना है, लेबर को सैलरी हर महीने देनी है, वेजेस हर महीने देनी है। तो बेसिकली ऐसी चीजें जो पूरी जिंदगी भर चलती रहेगी, उसके लिए पैसा चाहिए या नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब देखो, इसको पढ़ लो एक बार। वर्किंग कैपिटल और फिक्स कैपिटल में, फिक्स कैपिटल इज इन्वेस्टेड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे समय के लिए। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? एक बार लगाया भाई, आपने सैलरी दे दी, अगले महीने फिर आ जाएगा वो सैलरी लेने, अगले महीने फिर आ जाएगा, अगले महीने फिर आ जाएगा। तो आपको हर महीने इसकी जरूरत है ना। बिजली का बिल हर महीने देना पड़ेगा, मशीन में फ्यूल हर 2-4 दिन के बाद डलवाना पड़ेगा। तो काफी कुछ है। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, डे टू डे ऑपरेशंस के लिए होता है। ये बिजनेस शुरू करने के लिए, ये बिजनेस की एक्टिविटीज को कंटिन्यू करने के लिए। बिजनेस अगर चालू करना है, शुरू करना है, तो फिक्स कैपिटल लगेगा रे भाई। और अगर चलते रहना, बिजनेस को रोज चलाना है, रोज रोज खर्चे होते हैं व्यापार में, उसके लिए वर्किंग कैपिटल। एग्जाम्पल देख लो, फिक्स एसेट खरीदना, मशीन खरीदना, जमीन खरीदना, सब इसमें। वेजेस देना, सैलरी देना, बिजली का बिल देना, ये सब इसके अंदर आ जाता है। अब हमारे पास आते हैं सोर्सेज ऑफ फंड्स। ये काफी वाइट हो रहा होगा तो मैं इसे आपको दूसरी तरह से पढ़ाता हूँ। व्हाट आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ फंड? सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की बात करते हैं। कौन कौन से टाइप्स ऑफ सोर्सेज होते हैं, या मैं इसको ऐसे बोलता हूँ क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स की बात करें तो 3 बेसिस पे डिवाइड करा गया है। कितने बेसिस पे डिवाइड करा गया है? 3 बेसिस पे। याद रखेंगे 3 बेसिस कौन कौन से? आजकल पॉग चल रहा है। क्या चल रहा है? पॉग। याद रखेंगे ना। सबसे पहला होता है पीरियड, फिर होता है ऑनरशिप, फिर होता है जनरेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड, ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, ऑन द बेसिस ऑफ जनरेशन। आपसे कोई पूछे पैसे को कितने पार्ट्स में डिवाइड करोगे, आप कहोगे बहुत सारे पार्ट्स में हो सकता है, लेकिन उसके 3 बेसिस है। सबसे पहला पीरियड के बेसिस पे, ऑनरशिप के बेसिस पे, जनरेशन के बेसिस पे। पीरियड के बेसिस पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला होता है शॉर्ट टर्म, फिर होता है मीडियम टर्म,
फिर होता है लॉन्ग टर्म। अगर आपको याद रखना हो तो यार पीरियड में SLM याद रख लेना, शॉर्ट लॉन्ग मीडियम, वैसे लिखा जाता है ऐसे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। ऑनर्स में, ऑनरशिप में OB, ऑनर्स फंड्स और बोरोड फंड्स, इसको बोलते हैं OB, ठीक है। और जनरेशन में भी 2, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल और एक्सटर्नल, जनरेशन में भी ये 2 होते हैं। अब देखो, अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स की बात करूं तो हम फंड्स को पहचानते हैं इन बेसिस पे। सबसे पहले पीरियड के बेसिस पे, पीरियड का मतलब टाइम पीरियड। अगर बिजनेस में पैसा लगा है 0 से लेके 12 महीने तक, 12 मंथ्स तक का अगर कोई भी पैसा लगा है तो वो शॉर्ट टर्म बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मुझे लोन लेना है, लोन लेना है 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, तो वो शॉर्ट टर्म पीरियड में आएगा। किसमें आएगा? शॉर्ट टर्म पीरियड में, ठीक है। अब 12 महीने तक हो गया तो मीडियम में आता है 1 to 5 ईयर्स, 12 महीने में 1 साल हो जाएगा ना, तो 1 से 5 साल तक मीडियम में आ जाता है। सही हो गया। फिर 5 से ऊपर जाता हूं तो वो लॉन्ग में आ जाता है। यूजुअली हम इसमें 5 to 20 ईयर्स कंसिडर करते हैं, 5 से 20 साल। तो बेसिकली जब भी हम फंड्स को या पैसे को बांटेंगे पीरियड के बेसिस पे, ये बेसिस देखो एक एग्जांपल सब में चल सकता है, बस देखने का नजरिया अलग अलग होता है ना। तो पीरियड के बेसिस पे शॉर्ट टर्म कौन सा होगा? जो 12 महीने तक पैसा लिया गया है। मीडियम टर्म 1 साल से 5 साल, लॉन्ग टर्म 5 साल से 20 साल, ठीक है। अब बात करता हूं ऑनरशिप बेसिस पे। ऑनरशिप का मतलब कि ऑनर, ऑनर का मतलब मालिक, हिंदी में लिख दूं मालिक, प्रोपराइटर, ऑनर। अगर वो अपना खुद पैसा लगाता है उसको ऑनर्स फंड्स बोलते हैं। सपोज मेरा बिजनेस है, मैंने खुद ही पैसा लगा दिया, उसको ऑनर्स फंड्स बोलते हैं, उसी को हम कैपिटल भी बोलते हैं, है ना। या फिर मेरी सेविंग्स, भाई जो मैंने पैसा जोड़ा हुआ है सेविंग्स, इसकी हम टेक्निकल टर्म्स अभी आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल याद रखो कि ऑनर्स फंड्स में कैपिटल और सेविंग्स, वैसे बोलो तो शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, अरे नाम अलग अलग है यार, ठीक है। बोरोड फंड कौन सा होता है? भाई देखो पैसा या अपना लगाऊंगा अगर बिजनेस चलाना है, या बोरो करूंगा। बोरो में क्या होगा सर? बोरो में लोन लूंगा, है ना भाई। अब अपना पैसा लगाऊंगा तो कैपिटल, बोरो करूंगा तो लोन। अब देखो सोचने का नजरिया है, लोन यहां पे ऑनरशिप बेसिस पे बोरोड पे आता है, पीरियड बेसिस पे कितने समय का है? 5 साल का है, मीडियम में आ जाएगा। 8 साल का है, लॉन्ग टर्म में आ जाएगा। 6 महीने का है, शॉर्ट टर्म में आ जाएगा। लोन तो लोन है, लोन इसमें भी आएगा, लोन इसमें भी आएगा। ऑनरशिप में एग्जाम्पल सब में चल सकता है, ऑनर्स फंड्स या बोरोड फंड्स, ठीक है। जनरेशन की बात करते हैं। जनरेशन का मतलब पैसा जनरेट कहां से हुआ है, बिजनेस में कहां से आया है? क्या बिजनेस के अंदर से, इंटरनली, या बिजनेस के बाहर से, एक्सटर्नली? लोन तो बाहर से आएगा तो एक्सटर्नल सोर्सेज में चला जाएगा। कैपिटल बिजनेस के अंदर से लगता है तो इंटरनल सोर्सेज में चला जाएगा। तो अगर आपको डिवीजन करना हो तो याद रखेंगे POG, पॉग, पीरियड में SLM, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, ऑनरशिप में ऑनर्स फंड्स, बोरोड फंड्स, जनरेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल। बस इस चीज का आपको ध्यान रखना है क्लासिफिकेशन ऑफ फंड्स में, और आपका पूरा टेबल तैयार हो जाता है। ये टेबल हम लोगों के पास नोट्स में भी गिवन है, अगर आपको देखना हो तो। काफी ब्राइट आ रहा होगा, बट या आई थिंक कैमरा कैप्चर कर रहा होगा, मुझे नहीं पता, आई एम नॉट सो श्योर। सोर्सेज ऑफ फंड्स, पीरियड, ऑनरशिप, जनरेशन, फिर लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म, शॉर्ट टर्म, ऑनर्स फंड्स, बोरोड फंड, ये आपकी किताबों में बना हुआ होगा, NCERT में ही बना हुआ होगा। अब इसको मैंने डिफाइन करा है पीरियड बेसिस पे, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म कौन से होते हैं? रिक्वायर्ड फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट एक्सीडिंग 1 ईयर, 1 साल से कम। फॉर मोर देन 1 ईयर, लेस देन 5 ईयर्स, 1 to 5, मोर देन 5 ईयर्स, 5 to 20 होता है ये। इसमें एग्जाम्पल ट्रेड क्रेडिट, ये अभी हम सब पढ़ेंगे, ट्रेड क्रेडिट, कमर्शियल बैंक्स, ये सब पढ़ने वाले हैं। एग्जाम्पल्स को छोड़ो, तुम लोग फिलहाल के लिए एग्जाम्पल्स को छोड़ सकते हो। ऑनरशिप पे ऑनर्स फंड्स, बोरोड फंड्स। ऑनर्स फंड्स वो फंड्स हैं जो ऑनर खुद लगा रहा है, बोरोड फंड्स वो है जो बाहर से बोरो कर रहा है वो, ठीक है। उसके बाद इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल सोर्सेज वो फंड्स हैं जो बिजनेस के अंदर से, विद इन द बिजनेस जनरेट हुए हैं, और ये जो बाहर से जनरेट हुए हैं, ठीक है। सभी में मैं फिर बोल रहा हूँ, कंफ्यूज मत होना कि ये दोनों में फिर डिफरेंस क्या है। बेटा नजरिया है, देखने का तरीका अलग अलग है, समझ रहे हो। अब कैपिटल तो कैपिटल है, कैपिटल अगर इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो दिल्ली कैपिटल है, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो कैपिटल मतलब पैसा, है ना। तो तरीका है बस कैटेगराइज करने का, नथिंग एल्स। इसके बाद अब हमारे पास अलग अलग सोर्सेज शुरू हो जाते हैं जो इस चैप्टर में आपको पढ़ने हैं, ठीक है। जो इस चैप्टर में आपको सोर्सेज पढ़ने हैं वो शुरू हो जाते हैं। सबसे पहला सोर्स जो आता है वो आता है रिटेन्ड अर्निंग्स। सबसे पहला, आज ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, पहला क्लास है, धीरे से शुरू करूंगा ताकि आप ज्यादा
कंफ्यूज भी ना हो। रिटेन्ड अर्निंग्स, देखो नाम क्या है, रिटेन्ड अर्निंग्स। अर्निंग्स आप जानते हैं जो पैसा कमाया है। अब जितना भी पैसा कमाया क्या सारा खर्च कर दोगे? आपके फादर जो बिजनेस में पैसा बनाते हैं क्या सारा खर्च कर लेते हैं या जोड़ते भी हैं, सेविंग करते हैं ना फ्यूचर के लिए, उसी को क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग्स। वो अर्निंग्स जो रिटेन कर ली गई है, यानी अगर मेरी कंपनी है जिसके अंदर 200 शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं मालिक लोग जिन्होंने पैसा लगाया है, ठीक है, मेरी कंपनी में 200 लोग हैं। अब उन 200 में से जब हम प्रॉफिट कमाएंगे तो वो 200 में बटेगा, तो सारा तो नहीं बांटना ना शेयर होल्डर को, कुछ तो फ्यूचर के लिए बचाओगे भाई, फ्यूचर में लॉस हो गया फिर क्या होगा, तो बचाना तो पड़ेगा, राइट। तो दैट पार्ट ऑफ द प्रॉफिट विच इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड टू शेयर होल्डर, हम शेयर होल्डर को नहीं बांट रहे हैं एज डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? प्रॉफिट। कंपनी में जब प्रॉफिट बढ़ता है ना उसको डिविडेंड बोलते हैं। ये साइंस वाले बहुत सारे मुश्किल टर्म यूज करते हैं, हमने कहा हम भी क्लासिक टर्म्स बनाएंगे, प्रॉफिट को बोल दिया डिविडेंड, कोई दिक्कत नहीं है ना, हम भी ऐसे वर्ड यूज करेंगे, क्या दिक्कत है भाई। तो रिटेन्ड अर्निंग्स इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट which is not distributed to shareholders as dividend but is retained, retained मतलब saved in the business for future use, future use के लिए आपने बचाए हैं अपने पास। इसके कुछ और नाम भी है, जैसे प्यार से मैं बोल देता हूँ चिंटू, ए चिंटी, प्यार से बुला देता हूँ ना मैं कुछ भी बच्चों को, तो बेसिकली इसके क्या क्या नाम है? फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, इसी को हम लोग सेल्फ फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, इसी को हम लोग इंटरनल फाइनेंसिंग भी बोलते हैं, इसी को हम लोग सेविंग्स भी बोलते हैं। तो आप क्या क्या बोलते हो? रिटेन्ड अर्निंग्स, सेविंग्स, फ्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट्स, सेल्फ फाइनेंसिंग, इंटरनल फाइनेंसिंग, किसी भी नाम से पूछे लिख के आना तुम लोग को, ठीक हो गया। अच्छा सर इसके क्या क्या फायदे होते हैं, क्या क्या मेरिट्स होते हैं इसके? नंबर 1, इट इज अ परमानेंट सोर्स ऑफ फंड्स अवेलेबल। ये आपके पास परमानेंट सोर्स ऑफ फंड है, ये आपका अपना पैसा है ना यार। अब जो बैंक लोन है पता नहीं टाइम पे मिले ना मिले, और कुछ समय के लिए मिलेगा, ये तो परमानेंट है, आपकी सेविंग है, जहां मर्जी यूज करो। तो ये एक टेम्परेरी सोर्स नहीं है, परमानेंट सोर्स है। इट डजंट इन्वॉल्व एनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल आप लोन लेते हो, उसके बदले में इंटरेस्ट देना पड़ता है। आप कहीं और से किसी रिलेटिव से लोगे पैसा, बोरो करोगे, उसको भी आप कुछ ना कुछ इंटरेस्ट जरूर दोगे, यानी आप कहीं से भी पैसा लो उसके बदले में कुछ ना कुछ कॉस्ट आता है। फ्री में तो कोई पैसा नहीं देता, लेकिन यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये आप ही का पैसा है यार, इसमें आपको बदले में कुछ नहीं देना है ना, तो कोई भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट नहीं आता, कोई इंटरेस्ट नहीं देना, कोई डिविडेंड नहीं देना, कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं देना। फ्लोटेशन कॉस्ट क्या होता है? जैसे शेयर वगैरह इशू करते हैं ना, अभी पढ़ोगे आप लोग आगे कि शेयर इशू करना क्या होता है, मतलब आप कहीं से भी पैसा रेज करोगे तो खर्चा आएगा, वो इसमें नहीं आता, ठीक है। As the funds are generated internally, there is a greater degree of freedom। सबसे अच्छी बात, आप ही का पैसा है। अब सपोज आप बैंक से लोन लेने के लिए जाओगे, बैंक बोलेगा क्यों चाहिए, बिजनेस लोन चाहिए, हाउस लोन चाहिए, व्हीकल के लिए लोन चाहिए, किस चीज के लिए चाहिए, पर्पस तो बताओ। मैं नहीं बताता भाई, मेरी मर्जी, मैं कुछ भी करूं यहाँ पे। ये काफी फ्लेक्सिबल है, समझ रहे हो, बहुत फ्लेक्सिबल है, रिजिडिटी नहीं है इसके अंदर कि भाई जो है वैसे यूज करना पड़ेगा, कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं। मेरा पैसा, मैं जो मर्जी करूं भाई, मैं पैसा बहाऊं, पैसा उड़ाऊं मैं अपने बच्चों के ऊपर, मैं जो मर्जी करूं यार, कोई बात थोड़ी ना है, ठीक है। इट एनहांसेस द कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस टू एब्जॉर्ब अनएक्सपेक्टेड लॉसेस। भाई जिसके पास पैसा होता है ना, उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो लॉसेस को झेल सकता है। कोविड आया, बहुत अनफॉर्चुनेट सभी के लिए, कोविड आया, कोविड ने सबके फाइनेंशियल पोजीशंस बिगाड़ दिए। अब जिनके पास पैसा था, सेविंग्स थी, वो काफी अच्छे से कोविड को झेल पाए, बट जो जिनके पास सेविंग्स नहीं थी वो सब परेशान हुए। सेविंग्स का इंपॉर्टेंस भी यहाँ से निकल के आता है, बट सभी की सिचुएशन भी तो अलग अलग होती है ना, सबका बिजनेस अलग अलग है, सबका तरीका अलग अलग है, सबकी फाइनेंशियल कंडीशन अलग अलग है। उसमें एक चीज सामने आई कि जिसके पास सेविंग्स हैं वो इंसान फ्यूचर लॉसेस को आराम से एब्जॉर्ब कर सकता है। यहाँ से एक लेसन भी है कि हम जितना भी पॉकेट मनी ले उसमें से कुछ कुछ पोर्शन जरूर सेव करें। और ये मेरी रिक्वेस्ट भी है आपसे, जो भी पैसा लेते हो खर्च मत करा करो, आदत डाल लो कि हमें पैसा सेव करना है ना, काम आएगा। इट मे लीड टू इंक्रीज इन द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी। देखो कंपनी के ना शेयर्स की वैल्यू होती है, शेयर का मतलब होता है हिस्सा, ठीक है। अब यहां पे आप ऐसा मान लो कि रेपुटेशन से समझ लो, ठीक है। अब जैसा जिस कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग्स होगा वो कंपनी ज्यादा स्ट्रांग दिखेगी, उसके पास सेविंग है, कुछ भी लॉस होगा झेल जाएंगे, तो इनका जो शेयर प्राइस है ना वो हमेशा ऊपर रहता है कि यार ये कंपनी बढ़िया है, इस पे पैसा लगाओ। फॉर एग्जांपल दो कंपनी की बात करता हूँ, कंपनी ए कंपनी बी। एक है जो बोल रहे हैं हमारे पास इतना रिटेन्ड है, कोई भी लॉस होगा हम आराम से झेल जाएंगे। एक है उनके पास कुछ रिटेन्ड नहीं है, कुछ भी रिटेन नहीं है, लॉस हुआ तो आपको भी लॉस, तो आप हमेशा ए में ही लगाओगे ना, आप बोलोगे यार ये कंपनी बढ़िया है, इसके पास सेविंग्स है, ये लॉसेस में हमें परेशान नहीं करेगी।
तो जिस कंपनी में रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं उसका मार्केट प्राइस बढ़ा रहता है, गुडविल बढ़ा रहता है, ठीक है। डीमेरिट्स क्या है? नंबर 1 डीमेरिट, अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड है। आप हर साल पता नहीं सेव कर भी पाओगे या नहीं कर पाओगे। सेविंग तो प्रॉफिट्स पे डिपेंडेंट है, परमानेंट तो है लेकिन अनसर्टेन है, पता नहीं यार होगा या नहीं होगा। प्रॉफिट होगा तभी तो सेव करोगे, ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा सेव करोगे, कम प्रॉफिट होगा तो कम सेव करोगे, लॉस होगा तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो इट इज एन अनसर्टेन सोर्स ऑफ फंड एज द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस आर फ्लक्चुएटिंग, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होते रहते हैं, फ्लक्चुएटिंग है। तो दैट इज वाई ये आपकी लिमिटेशन है सबसे बड़ी, कि ये आपके पास एक अनसर्टेन सोर्स है। आपने बोला हाँ हर साल मैं पैसा जोड़ता रहूंगा, और ये काम कर लो वो काम कर लो, ये बिजनेस खरीद लो वो बिजनेस खरीद लो, पैसा जोड़ा ही नहीं, बेइज्जती हो जाएगी, लॉसेस में चले जाओगे, ठीक है। तो ये दिक्कत है। दूसरा एक्सेसिव फ्लोइंग बैक, यानी अगर आप बहुत सारी सेविंग करते हो, एक्सेसिव सेविंग करते हो, तो उससे आपके शेयर होल्डर में डिससेटिस्फैक्शन होगा और आपको कम डिविडेंड मिल रहे होंगे तो आपके शेयर होल्डर नाराज होंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये आपको ऐसे समझ में आएगा। मैंने बोला कि एक कंपनी में सपोज 10 लोग हैं, ये कंपनी है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं। 100 रुपए हुए, 100 में से आपने 20 सेव कर लिए, बचे 80, सबको 8-8 रुपए बढ़ जाएंगे। 10 लोग हैं, 20 आपने सेव कर लिए, सबको 8-8 बट गए, ठीक है। अब सपोज आप एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोर्ड मैनेज करता है, उन्होंने बोला नहीं भाई नहीं, हमें तो फ्यूचर के लिए बचाना है, हम तो बचाएंगे 50, 100 में से 50 सेव करेंगे। तो यहाँ शेयर होल्डर के पास भी 50 आया, 50 का मतलब अब 5 बटेगा। तो ये पॉइंट ये बोल रहा है कि अगर आप एक्सेसिव फ्लो बैक करते हो, फ्लो बैक का मतलब ज्यादा, जरूरत से ज्यादा सेव करते हो, तो आपका कई बार शेयर होल्डर नाराज हो सकता है। ये बोलेगा यार मुझे पैसा ही नहीं देती कंपनी, बेकार कंपनी है। तो इट मे कॉज डिससैटिस्फैक्शन अमंग्स द शेयर होल्डर्स एज दे वुड गेट लोअर डिविडेंड। डिविडेंड का मतलब वही प्रॉफिट। तो 2 डीमेरिट है, पहली बात अनसर्टेन है, दूसरी बात बहुत ज्यादा करोगे तो शेयर होल्डर नाराज हो जाएगा, भाई देखो गुडविल खराब होगी तुम्हारी। ये सब मेरिट्स हैं, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से फटाफट से। तो हम लोगों ने आज बस यहीं पे रखेंगे, हम लोग एक सोर्स पढ़ा रिटेन्ड अर्निंग्स, और उसके पहले मैंने आपको पूरा चैप्टर इंटरनल एक्सटर्नल, पीओजी, पीरियड ओनरशिप जनरेशन, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल, ये सब पढ़ाया। आपका एक होमवर्क है, आज तुम्हें ये इतना तैयार कर लेना है। अगली क्लास में मैं तुम लोग को ये बचा हुआ पूरा चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, पूरा चैप्टर, शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब मैं तुम्हें एक ही बार में पढ़ा दूंगा। टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है, टेंशन मुझे दो, मैं आराम से सारी चीजें कवर कर दूंगा। 3 से 4 दिन, मुश्किल से 3 दिन में तुम्हारा बिजनेस स्टडीज पूरा कर देंगे, 4 दिन में तुम्हारा इकोनॉमिक्स पूरा कर देंगे, 4 से 5 दिन में, और इतने ही दिन में तुम्हारा अकाउंट्स पूरा कर देंगे। तो टेंशन मत लिया करो तुम लोग, टेंशन बिल्कुल भी मत लो, आराम से पढ़ाई करो। बस मुझे एक प्रॉमिस करो कि जो जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो किताब से याद हो जाना चाहिए। जो भी किताब तुम्हारे पास है, व्हाटएवर बुक यू आर हैविंग, उससे याद कर लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ पढ़ाई करो और अच्छा स्कोर करो यार, बढ़िया स्कोर करके 12th में जाएंगे। ऑल द बेस्ट एवरीवन, मिलता हूँ मैं आपको नई वीडियो में, इसे पूरा करेंगे, चैप्टर करेंगे क्लोज। थैंक यू सो मच।